लोकतंत्र की उपलब्धियां। परिचय। कक्षा 9 में हमने लोकतंत्र की बुनियादी बातों, इसकी संस्थाओं और इनके नियमों कायदों का विस्तार से अध्ययन किया है। साथ ही इस पुस्तक के पिछले अध्यायों से हमने लोकतंत्र की बारीकियों पर गौर भी किया है। लोकतंत्र की प्रक्रियाओं से गुजरते हुए हमने राजनीति को काफ़ी करीब से देखा है। स्वाभाविक है कि सत्ता में साझेदारी को समझने के क्रम में विचार एवं आदर्श, सहयोग व समन्वय और संघर्ष व प्रतिस्पर्धा के मुद्दे कुछ जरूरी सवालों को जानने की उत्कंठा पैदा करते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि सिद्धांत रूप में लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है, तो वह क्यों नहीं इस व्यवहार में सामाजिक समस्या, असमानता और व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता की कसौटी पर खड़ा उतरता है। ऐसा इसलिए कि लोकतंत्र अपनी गुणवत्ता के कारण हमारे भीतर उम्मीदें पैदा करता है। अतः ये सवाल स्वाभाविक और सकारात्मक है। लोकतंत्र की उपलब्धि तो जब हम मूल्यांकन करेंगे तो ये सवाल हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस क्रम में हमारी शंकाओं का समाधान होगा और साथ ही स्वस्थ लोकतंत्र का विकास भी होगा। इस अध्याय में लोकतंत्र की उपलब्धियों का मूल्यांकन कई स्तरों पर किए जाएंगे, ताकि साझी समझ के साथ लोकतंत्र पर बातचीत करने का क्रम निरंतर जारी रह सके। इस क्रम में हम भारतीय लोकतंत्र की उपलब्धियों का मूल्यांकन करेंगे। क्या लोकतंत्र अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है? आज दुनिया के लगभग 100 देशों में लोकतंत्र किसी न किसी रूप में विद्यमान है। लोकतंत्र का लगातार प्रसार एवं उससे मिलने वाला जन समर्थन यह साबित करता है कि लोकतंत्र अन्य सभी शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है। इन व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को मिलने वाला समान अवसर, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा आकर्षण के बिंदु है। साथ ही इसमें आपसी विभेदों और टकराव को कम करने और गुणों दोषों के आधार पर सुधार की निरंतर संभावनाओं को लोगों को इससे करीब लाती है। इस प्रसंग में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकतंत्र में फैसले किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं, बल्कि सामूहिक सहमति के आधार पर लिए जाते हैं। यह विशेषता लोकतंत्र का मूल उद्देश्य भी है। लोकतंत्र के प्रति लोगों की उम्मीदों के साथ साथ शिकायतें भी कम नहीं होती। लोकतंत्र से लोगों की अपेक्षा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इसकी थोड़ी सी भी कमी खलने लगती है। कभी कभी तो हम लोकतंत्र को हर मर्ज की दवा मान लेने का भी खतरा मोल लेते हैं और इसे तमाम सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विषमताओं को समाप्त करने वाली जादुई व्यवस्था मान लेते हैं। इस तरह का अतिवादी दृष्टिकोण लोगों में इसके प्रति अरुचि और उपेक्षा भी पैदा करता है। परंतु लोकतंत्र के प्रति यह नजरिया न तो सिद्धांत रूप में और न ही व्यवहारिक रूप धरातल पर स्वीकार है। अतएव लोकतंत्र की उपलब्धियों को जांचने परखने के पहले हमें यह समझ बनानी पड़ेगी कि लोकतंत्र अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर एवं जनोन्मुखी है तथा यह चीज़ों को हासिल करने की स्थितियों का निर्माण कर सकता है। अब नागरिकों का दायित्व है कि वे इस स्थितियों से लाभ उठाकर लक्ष्य की प्राप्ति करें। इसी संदर्भ में भारतीय लोकतंत्र की उपलब्धियों को भी परखा जाना चाहिए। यह सच्चाई है कि भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था के काले पक्षों को दर्शाने वाले उदाहरणों की कमी नहीं है। आज़ादी के पश्चात के विगत 60 वर्षों के इतिहास में भ्रष्टाचार में डूबी राजनीतिक और लोकतांत्रिक संविधान के मूल उद्देश्यों को विनष्ट करने वालों किसी भी किस्मों की कमी नहीं है। इन तमाम कमजोरियों के बावजूद हमारा लोकतंत्र पश्चिम के लोकतंत्र से नायाब है, जो निरंतर विकास एवं परिवर्धन की ओर उन्मुख है। तात्पर्य यह है कि हमें लोकतंत्र को एक सर्वोत्तम शासन व्यवस्था के रूप में देखते हुए इसकी उपलब्धियों को मूल्यांकित करना चाहिए। तो आइए हम लोकतंत्र को से अपेक्षित कतिपय मौलिक तत्वों को परखने का प्रयास करें और इसकी तुलना गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था से करते हुए सकारात्मक समझ बनाने की कोशिश करें। उत्तरदायी एवं वैध शासन। लोकतंत्र किस प्रकार लोगों के प्रति उत्तरदायी है और किस हद तक वैध है, इसे जांचने के लिए जरूरी है कि हम सवाल करें। क्या लोकतंत्र में लोगों को चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार है? क्या चुनी हुई सरकार लोगों की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं को पूरा करने में प्रभावी हो पाती है? क्या सरकार द्वारा फैसले ऐसे लिए जाते हैं और फैसले कितने जानी होते हैं? उपयुक्त सवालों के आईने में लोकतंत्र का यदि मूल्यांकन करें तो हम देखते हैं कि लोग
चुनाव में भाग लेते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुनने का कार्य करते हैं। यह और बात है कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत लोगों का जज्बा इसमें देखा जाता है। इसके बावजूद भी जनता में जागरूकता की वृद्धि और व्यापक प्रतिरोध से लगातार इसमें सुधार की संभावनाएं बनी रहती है। उल्लेखनीय है कि शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार के कारण आज लोग हम अपने मताधिकार का बढ़ चढ़कर उपयोग करते हैं, जबकि पूर्व में इन्हें या तो वंचित किया जाता था या अथवा उनकी रुचि नहीं रहती थी। इस बात को यदि हम भारतीय संदर्भ में देखें तो स्थितियाँ संतोषप्रद है। अभी वंचित वर्ग के लोगों को कभी समाज के श्रेष्ठजनों द्वारा मताधिकार से वंचित किया जाता है। वे आज मुखर होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और अपने अधिकारों की बात करते हैं। ध्यान से देखेंगे तो भारतीय लोकतंत्र के ढांचागत स्वरूप में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं हुआ है। फिर भी लोगों का लोकतंत्र के प्रति आस्था के चलते स्थिति बदलती है। आज लोग सिर्फ मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि सरकार की निर्णय प्रक्रिया में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। यही कारण है कि सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना पड़ता है, क्योंकि उसे जनता के द्वारा नकारने का खतरा बरकरार रहता है। अब हम दूसरे सवाल के परिप्रेक्ष्य में सोचें। यह सच्चाई कि लोकतंत्र में बहस मुबाहिसों के बाद ही फैसले लिए जाते हैं। फैसलों को विधायिका की लंबी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। स्वाभाविक कि फैसलों में अनिवार्य रूप से विलम्ब होता है। कभी कभी तो अत्यधिक विलम्ब के कारण लिए गए फैसलों की अप्रासंगिक हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर फैसलों में विलम्ब के मामले में को यदि गौर